कानूनी मसावी फ़ायदा मुख्ततम में हमने देखा कि हम सिर्फ दो चीज़ों का फ़ायदा मुख्ततम देखते थे कि जब वो बराबर हो जाता है तो हम कह रहे थे सारफ अपने तवाज़ुन में है या सारफ का कुल फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा है। लेकिन रियलिटी में तो सिर्फ दो चीज़ों का फ़ायदा मुख्ततम मैटर नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एप्पल और बनाना मार्केट से लेने गए हैं तो सिंपली ये थोड़ी आप देखते हैं कि मुझे सेब ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं ये ख़रीदूँगा, इसके यूनिट ज़्यादा ख़रीद लूँगा, और बनाना जो है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, यानी कि उसकी यूटिलिटी या उसका फ़ायदा कम है तो उसके मैं कम ख़रीद लूँगा। तो सिर्फ मतलब कि मुख्ततम फ़ायदा या क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है वो मैटर नहीं करता, उसकी कीमत भी डिसाइड करती है कि आपने उसको ख़रीदना है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एप्पल अच्छा लगता है, उसमें आपको यूटिलिटी ज़्यादा लग रही है लेकिन उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। तो जब प्राइस ज़्यादा अगर उसकी होगी तो फिर आप उसको कम ख़रीदेंगे, और इसी तरह जिस चीज़ की प्राइस कम होगी चाहे वो इतनी यूटिलिटी नहीं दे रहा लेकिन आप उसको ज़्यादा ख़रीदेंगे। तो सारिफ का तवाज़न अब हम सिर्फ उसके अफ़ादा मुख्ततम पे नहीं डिसाइड करते बल्कि उनकी प्राइस भी देखते हैं, उनकी कीमत भी देखते हैं। तो लिहाजा सारिफ उस वक्त तवाज़न में होता है जब वो कोई चीज़ें ख़रीद लेता है और तब वो कहता है कि ये मेरा बेस्ट है, यानी कि इन दोनों का मुख्ततम फ़ायदा भी दो चीज़ों का आपस में बराबर है डिवाइडेड बाय उनकी कीमतें भी। तो इसकी एग्जांपल से और इसके टेबल से इसको देखते हैं कि सारिफ का तवाज़न बेसिकली है क्या। जी, सारिफ का तवाज़न इसका देखते हैं टेबल और इसका देखते हैं इसकी वैल्यूज़। तो टेबल में देखें दो चीज़ें हमने ली हैं, चीनी और चावल, और चीनी का फ़ायदा मुख्ततम लिया है और चावल का फ़ायदा मुख्ततम लिया है। तो चीनी के यूनिट हैं 5 तक, 1 से लेके 5 तक, इसी तरह चावल के यूनिट हैं 1 से लेके 5 तक। तो चीनी का फ़ायदा मुख्ततम 24, 20, 16, 12, 8, जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जाते हैं फ़ायदा मुख्ततम कम होता चला जाता है। इसी तरह चावल का फ़ायदा मुख्ततम भी देखें कि जैसे जैसे हम चावल के यूनिट्स बढ़ा रहे हैं उसका फ़ायदा मुख्ततम कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 8 रुपये हैं, या सारिफ की जो आमदनी है या सारिफ के जो वसाइल हैं वो लिमिटेड है, उसके पास सिर्फ 8 रुपये हैं। उन 8 रुपये में उसने अब अपने अफादे को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो वो कैसे कर सकता है कि यहाँ पे एक और हम अज्यूम करें कि चीनी की जो कीमत है वो 2 रुपये है फी यूनिट, यानी कि 2 रुपये का 1 यूनिट है या 1 किलो है सपोज़, और चावल की जो कीमत है वो 1 रुपया 1 यूनिट का है। तो अब हमने पैसे इस तरह से लगाने हैं कि हमारे 8 रुपये भी पूरे हो जाएं और इन दोनों चीज़ों का, चीनी का और चावल का, इनका फ़ायदा डिवाइडेड बाय इनकी प्राइसेस आपस में बराबर हो। तो फॉर एग्जांपल हम चीनी के अगर 3 यूनिट ख़रीदते हैं तो हमें कुल फ़ायदा जो होता है चीनी का वो है 16। तो 3 यूनिट चीनी के ख़रीदने से हमारे कितने पैसे खर्च हो गए? 3, चूँकि चीनी की कीमत हमने फ़र्ज़ किया 2 रुपये हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3/2 6 आ गया, तो 6 रुपये हमारे लगे चीनी के ऊपर। तो हमारा मुख्ततम फ़ायदा कितना हुआ? 16। इसी तरह अगर हम 2 यूनिट चावल के ख़रीद लें तो 2 यूनिट ख़रीदने पे हमारे कितने पैसे लगेंगे? क्योंकि चावल की कीमत हमने फ़र्ज़ किया 1 रुपया, तो 2 ज़रब 1 2, तो 6 हमने चीनी पे लगा दिए और 2 हमने लगा दिए चावल पे, तो 6 जमा 2 8 रुपये हमारे पूरे हो गए। अब हम देखते हैं कि सारिफ का तवाज़न कैसे होगा। अब ये देखें चीनी का मुख्ततम फ़ायदा 3 यूनिट ख़रीदने से 16 है, तो यहाँ पे हमने चीनी का मुख्ततम फ़ायदा 16 लिख दिया और डिवाइड कर दिया चीनी की कीमत जो कि 2 रुपये है। इसी तरह यहाँ पे चावल का मुख्तसम फ़ायदा हमारे पास है 8 और उसकी कीमत है 1, तो ये 8/1 आ गया। अब ये देखो दोनों इक्वल हैं, दोनों जो आपकी इक्वेशन की दोनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं। 8/1 इक्वल है 16/2, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो तब भी 8/1 आएगा। तो यहाँ पे सारिफ के जो हैं वो पैसे भी पूरे हो गए हैं, टोटल इनकम जो उसकी 8 रुपये हैं और उसका आपस में दोनों चीज़ों का फ़ायदा मुख्ततम डिवाइडेड बाय उनकी प्राइस ये इक्वल हो गए हैं। तो सारिफ आप इस हालत में तवाज़ुन में है। इस कंडीशन के अलावा कोई और आप अगर ख़रीदना चाहेंगे तो आपका कुल फ़ायदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा। अब ये देखें 3 इकाइयाँ चीनी की ख़रीदने से आपका जो कुल फ़ायदा है वो कितना बनेगा? 24 जमा 20 जमा 16, इसको ऐड कर लें 60, प्लस चावल का जो आपने 2 यूनिट ख़रीदे हैं 9 + 8 17, तो 60 और 17 ये आपका आ गया 77। तो ये कुल फ़ायदा इस कानून के मुताबिक कि आपका चीनी का फ़ायदा मुख्ततम और चावल का फ़ायदा मुख्ततम और उनकी कीमतें आपस में बराबर हो जाएं, तो हमारे पास ये आ रहा है 77 कुल फ़ायदा।
फॉर एग्जांपल इससे हट के हम कोई और तरीके से देखते हैं कि हम इतने यूनिट नहीं खरीदते चीनी के, हम ऐसा करते हैं कि हम 8 रुपये हम चीनी पे लगा देते हैं, तो हमें 4 यूनिट हासिल होंगे चीनी के, यानी कि 2 रुपये कीमत है ना, तो 4 × 2 8 रुपये हमारी पूरी इनकम जो है चीनी के ऊपर अगर लग जाए तो तब हमारे पास कुल फ़ायदा कितना बनता है। तो फिर हम 24, 20, 16 और 12 इन सारों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 72। तो 77 ज़्यादा है, 72 कम है, तो लिहाजा वही हमारे पास बेस्ट है। फिर सारफ, यानी कि सारफ के तवाज़ुन से मुराद यही है कि सारफ का कुल फ़ायदा कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो वो वहाँ पे ही हो रहा है। 3 यूनिट अगर वो चीनी पे लगाए और 2 यूनिट चावल पे लगाए, और यहाँ पे क्या होता है कि उनके मुख्ततम फ़ायदा और उनकी कीमतें आपस में बराबर हो जाती हैं। सारफ के तवाज़ुन को समझने के 2 तरीके हैं। एक तो न्यूमेरिकल, जो भी हम बात कर रहे थे कि कुल फ़ायदा, उसका मुख्ततम फ़ायदा, उसकी वैल्यूज़ लेके और उसकी कीमतें लेके हम ये देखते हैं कि कहाँ पे आपस में बराबर हैं। तो यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम कंसिडर कर रहे थे कुल फ़ायदा की और मुख्ततम फ़ायदा की। एक और तरीका है जो कि है ग्राफिकल, और उस तरीके में हम देखते हैं कि सारफ का तवाज़ुन, सारफ कैसे उसका कुल फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। उसके लिए हम कंसिडर करते हैं ख़त अदम तरजीह। तो देखते हैं क्या होता है। ख़त अदम तरजीह ऐसा खाता है जो 2 अशिया के ऐसे मुख्तलिफ जोड़ों यानी कि पेयर्स को ज़ाहिर करता है जिनसे सारफ को यकसां तस्कीन हासिल होती है। ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यकसां तस्कीन ये कंसिडर किया जाता है कि इस ग्राफ के ऊपर सारफ को जो है वो यूटिलिटी, उसका फ़ायदा सेम रहता है। अगर हम बात करें इस ख़त की, और सारफ इन सारे पॉइंट्स में गैर जानिबदार है। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए की बात करें इस ग्राफ में हम, तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं एप्पल्स वो एक ले रहा है एप्पल 1 यूनिट, और बनाना के वो यूनिट ले रहा है फॉर एग्जांपल 13। 15 से थोड़े से कम है तो 13 आ गया। तो एक एप्पल का यूनिट लेने से और 13 बनाना के यूनिट लेने से उसको एक लेवल है ए लेवल, ए पे उसको यूटिलिटी या इतना फ़ायदा हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई भी है, ये यहाँ पे अब हम नंबर नहीं दे रहे कि 12 हो रहा है 16 हो रहा है, बस वैसे ही एक पॉइंट से उसको शो कर रहे हैं। इसी तरह एक पॉइंट बी है नीचे, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम तब्दील कर देते हैं अपने यूनिट्स को। अब हम क्या करते हैं 2 यूनिट्स एप्पल के लेते हैं और बनाना को कम कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकम कम है तो एक बढ़ाएंगे तो दूसरा कम करना पड़ेगा। तो दूसरा अब हम 9 कर देते हैं इसको बनाना को। तो बी पॉइंट पे अब हम ये कह रहे हैं ए और बी पे जो उसकी यूटिलिटी है या फ़ायदा है सारफ का, हम कहते हैं एक जैसा है। यानी कि सारफ को वो कहता है कि मुझे चाहे 1 सेब दे दो और 13 बनाना दे दो, मुझे तब भी उतनी यूटिलिटी है, उतनी सेटिस्फेक्शन है मुझे, या चाहे मुझे सेब 1 ज़्यादा कर दो और केले थोड़े कम कर दो, तो तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मेरी यूटिलिटी सेम रहती है। इसी तरह पॉइंट सी पे भी वो यही कहता है कि सेब के चाहे 3 दे दो, एप्पल 3 दे दो और बनाना 6 कर दो, तब भी वो मेरे लिए एक जैसे। यानी कि सारे पॉइंट्स ए बी सी डी और ई इस ख़त अदम तरजीह पे, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारफ को एक जैसी यूटिलिटी देते हैं, और सारफ इनमें गैर जानबदार रहता है। सारफ ये कहता है कि मेरे लिए ए बी सी डी ई सारे पॉइंट्स एक जैसे हैं, सारे बंडल्स एक जैसे हैं, कोई भी बंडल दूसरे बंडल से ना तो ज़्यादा अच्छा है और ना ज़्यादा कम है, सारे उसके लिए एक जैसे हैं। इसको टेबल और इसको देखते हैं ग्राफ से ख़त अदम तरजीह को। तो यहाँ पे हमने लिया है ए बी सी डी ई जो कि अशिया के जोड़ों को, यानी कि कितने वो एप्पल ले रहा है, कितने वो बनाना ले रहा है, तो यहाँ पे हम इन पॉइंट से शो करें। तो यहाँ पे 1 2 3 सेकंड कॉलम में देखें तो ये बनाना की इकाइयाँ हैं, फिर एप्पल की इकाइयाँ हैं थर्ड कॉलम में, तो लास्ट में है मुख्ततम शरह इस्तब्दाल, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले देखें ए पॉइंट पे क्या है, वही जैसे हमने पिछले ग्राफ की बात की। तो ए पॉइंट ए ऐसा जोड़ा है, ये ऐसा पेयर है जहाँ पे आपको 15 बनाना मिलेंगे और 1 एप्पल मिलेगा। और अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं कि आप कहते हैं मुझे बनाना 2 कर दो और बनाना 10 कर दो या 11 कर दो और एप्पल 2 कर दो, तो फिर आप पॉइंट बी पे आ जाते हैं। इसी तरह सी पे आ जाते हैं तो एप्पल और बढ़ जाता है, बनाना कम हो जाता है। तो ये आपके देखें कि सारफ के पास अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं। एक चीज़ अगर बढ़ाएगा तो दूसरी छोड़नी पड़ेगी, एक विश को पूरा करना है तो दूसरी को कम करना पड़ेगा, एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो दूसरी कम इम्पोर्टेंट है।
तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें सारफ ये कहता है कि ABCDE सारे पॉइंट्स पे उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक जैसा है, यूटिलिटी उसको एक जैसी मिल रही है। जस्ट बंडल चेंज है कि किसी में एप्पल ज़्यादा है, किसी में बनाना ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा करता है तो दूसरे को कम करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मुख्ततम शरह इस्तबदाल। मुख्ततम शरह इस्तबदाल क्या होती है? वो शरह जिस पर सारफ एक शय के बदले दूसरी शय छोड़ने पर तैयार हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये कह रहे हैं कि अगर सारफ ने एक एप्पल लिया है और इधर से बनाना उसके 15 है, अब वो चेंज करना चाह रहा है। वो कहता है नहीं, मैंने बनाना ज़्यादा लेना है। तो जब वो बनाना ज़्यादा लेगा तो उसको दूसरी एप्पल ज़्यादा लेगा तो बनाना कम करने पड़ेंगे। तो ये ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जब 1 यूनिट था एप्पल का तो बनाना के वो परचेज़ कर रहा था 15 यूनिट। अब वो क्या कर रहा है कि एप्पल का 1 यूनिट बढ़ाना चाह रहा है। तो जब वो 2 यूनिट ख़रीदेगा बनाना एप्पल के, तो उसको बनाना कम करने पड़ेंगे, वो 15 से 11 पे आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर वो एप्पल के 3 करेगा तो बनाना के और कम करने पड़ेंगे, यानी कि वो 8 पे आ जाएगा, सी पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये जो शरह है, जिस शरह से वो चेंज कर रहा है कि कितना एप्पल एक ज़्यादा करने से बनाना कितने उसको छोड़ने पड़े, इसको हम मुख्ततम शरह इस्तबदाल कहते हैं। अब ये देखिए, जब वो सेब 1 था तो बनाना थे 15, सेब 2 किए तो बनाना कितने कम हुए? बनाना 11 हो गए, तो कितने कम हुए? 4। तो 4 जो है ये इसको हम कहते हैं मुख्ततम शरह इस्तबदाल, कि एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ के कितने यूनिट आपको छोड़ने पड़ते हैं, उसको हम मुख्ततम शरह इस्तबदाल कहते हैं। तो ये इसका फार्मूला होता है चेंज y ओवर चेंज x, यानी कि y क्या है हमारा, y एक्सेस पे जो चीज़ें हैं और x क्या है, x एक्सेस पे जो चीज़ें हैं। तो चेंज y का मतलब है कि बनाना की तादाद में कितना डिफरेंस आया। तो 4 आया, 15 से 11 में 4 आया, और एप्पल 1 से 2 आपने किए तो 1 आया, तो 4 निस्बत 1 ये आपकी मुख्तसम शरह इस्तबदाल है कि 1 अगर आपने बनाना का बढ़ाना है तो 4 आपको, 1 सेब का इंक्रीज़ करना है तो 4 आपको बनाना के छोड़ने पड़ेंगे। या इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ भी चल सकते हैं कि अगर आपने 4 बनाना के इंक्रीज़ करने हैं तो 1 एप्पल आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 1 छोड़ना पड़ेगा। इसको हम मुख्तसम शरह इस्तबदाल कहते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो भी हमने देखा कि सारफ का तवाज़ुन हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं ख़त अदम तरजीह से। इन ख़त अदम तरजीह की कुछ खुसूसियात हैं। तो पहली खुसूसियत ये है कि ख़त अदम तरजीह का जो ख़त है ये नेगेटिव शेप का होता है, यानी कि ऊपर से नीचे को आता है, मनफी झुकाव होता है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ABCDE पॉइंट देखें तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। दूसरा, ये खतूत मबदा की तरफ मुहद्दब होते हैं, यानी कि ये जो ओरिजिन है आपका वो, इनका जो शेप है इस तरफ इनका मुंह होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये मबदा की तरफ मुहद्दब होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ख़त अदम तरजीह जो है वो अमूदी शक्ल का नहीं हो सकता, यानी कि ये वर्टिकल शेप का कभी भी नहीं होगा ख़त अदम तरजीह। उसकी वजह क्या है कि जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि अगर ख़त अदम तरजीह वर्टिकल लाइन का हो तो ये A, B और C पॉइंट उस पर आते हैं कि आप Y1, Y2, Y3 यानी कि बनाना आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन एप्पल जो है वो उतना ही है। एप्पल के फॉर एग्जांपल 2 आप एप्पल परचेज कर रहे हैं, लेकिन बनाना पहले 2 था, 4 था, फिर 6 हो गया, यानी कि इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं, जो कि ख़त अदम तरजीह के ग्राफ के अगेंस्ट है ये चीज़। ख़त अदम तरजीह में हमेशा ये बात याद रखें कि एक चीज़ को आप बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ को कम करना पड़ेगा, तो तब वो ख़त अदम तरजीह है। तो लेकिन यहाँ पे इस ग्राफ में क्या है कि आप बनाना को बढ़ाते चले जा रहे हैं, A, B, C पॉइंट बेटर है B से और B पॉइंट बेटर है A से। तो ये आप बनाना को बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन एप्पल काम नहीं कर रहे, एप्पल उतने के उतने। और ख़त अदम तरजीह में आपने ये भी देखा था कि सारे जो पॉइंट्स होते हैं ख़त अदम तरजीह पे, A, B, C, D, E 5 देखे थे आपने, उन सारों पे आपने कहा था कि सारफ का जो यूटिलिटी लेवल है ना वो सेम है, वो कहता है कि मेरे लिए सारे एक जैसे हैं। लेकिन इस ख़त में अगर आप देखें तो ये सारों पे यूटिलिटी लेवल एक जैसा नहीं है, क्योंकि A में अगर A बंडल में आप देखें तो अगर 2 एप्पल हैं और 2 ही बनाना है, तो B में क्या होगा, 2 एप्पल और बनाना ज़्यादा होंगे, 4 है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर है वो
बी। इसी तरह सी में 6 बनाना हो सकते हैं। तो ये फिर ए बी सी एक जैसे नहीं हो सकते सारफ के लिए। वो कहेगा मेरे लिए सी पॉइंट जो है वो ज़्यादा बेटर है ए पॉइंट पे, लिहाजा ये सारे पॉइंट्स पे जो अफादा है ना उसका सारफ का वो एक जैसा नहीं है, बल्कि तब्दील हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ख़त अदम तरजीह पे तो सब पॉइंट्स पे अफादा एक जैसा होता है, तो ये ख़त अदम तरजीह नहीं हो सकता। इसी तरह ख़त अदम तरजीह जो है वो हॉरिजॉन्टल यानी कि उफ़क़ी शक्ल का भी नहीं हो सकता। इसमें वो प्रॉब्लम है, वहाँ पे ये था कि बनाना इंक्रीज़ हो रहे थे, यहाँ पे एप्पल इंक्रीज़ हो रहे हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल x1 x2 x3 है, तो इसका मतलब है सेब के 2 4 6 यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बनाना के यूनिट सेम है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों बेटर हैं पॉइंट ए से, क्योंकि बी बंडल में पॉइंट बी पे भी आपके पास ए से ज़्यादा एप्पल मौजूद हैं, सी में भी ए से ज़्यादा यानी कि बी से भी ज़्यादा है, तो बी भी उसके लिए अच्छा है, सी भी बेटर है सारफ के लिए। तो तीनों पॉइंट्स पे उसकी लेवल ऑफ यूटिलिटी जो है वो सेम नहीं है। और ख़त अदम तरजीह में हमने ये भी देखा था कि एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी कम होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एप्पल तो बढ़ रहे हैं लेकिन बनाना कम नहीं हो रहे। तो ये भी एक इसकी ख़त अदम तरजीह की खुसूसियत है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं हो सकती। इसी तरह ख़त अदम तरजीह की जो शेप है वो पॉजिटिव नहीं हो सकती, मुस्बत रुझान नहीं हो सकता। इसमें भी वही पॉइंट है कि पॉइंट ए बी सी डी ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एक जैसा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे, एक जैसी यूटिलिटी नहीं दे रहे सारफ को, यकसा नहीं है। क्योंकि पॉइंट बी जो है वो ए से बेटर है, पॉइंट बी में क्या है, सेब भी ज़्यादा है, केले भी ज़्यादा है। सी में क्या है, उससे भी ज़्यादा है, बी से भी सेब भी ज़्यादा है, बनाना भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी ये इशू है कि डिफरेंस या जो आपका ख़त अदम तरजीह है उसमें तो हमने ये अज्यूम किया है कि सारे पॉइंट्स एक जैसे यूटिलिटी लेवल होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, यूटिलिटी लेवल इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो आपका ख़त अदम तरजीह जो है वो पॉजिटिव लाइन भी नहीं हो सकती। इसी तरह ख़त अदम तरजीह नेगेटिव लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का भी नहीं हो सकता। इसमें ये इशू है कि ख़त अदम तरजीह में आपने देखा था कि अगर एक चीज़ आप बढ़ा रहे हैं ना, तो जब वो बढ़ती जाती है तो उसकी जो छोड़ने की या मुख्ततम शरह इस्तबदाल जो है ना वो कम होती जाती है। क्योंकि जब आप एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं, यानी कि एप्पल जब आप ज़्यादा खा रहे हैं, 1 यूनिट खाया, 2 खाया, 3 खाए, 4 खाए, तो इसकी जो अफादा है वो गिरता चला जाता है। यानी कि फिर आपके लिए वो जो एप्पल हैं वो इतने ज़्यादा अहम नहीं रहते, इतनी ज़्यादा यूटिलिटी नहीं रहती। तो आप क्या करते हो, फिर उसके ज़्यादा यूनिट्स छोड़ने को भी तैयार हो, दूसरी आप चीज़ फिर ख़रीदना चाह रहे हो, फिर आपको बनाना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से इनका जो ये चेंज है ना, चेंज वाई और चेंज एक्स, ये एक जैसा नहीं रहता, ये कम होता चला जाता है। यानी कि मुख्ततम शरह इस्तबदाल जो आपका ख़त अदम तरजीह है उस पर कम होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है आपकी नेगेटिव स्ट्रेट लाइन, इस पे जो मुख्ततम शरह इस्तबदाल है ये सारे पॉइंट्स पे एक जैसा है। तो ये एक जैसा है अगर हो तो ये भी आपका ख़त अदम तरजीह नहीं हो सकता। अगली प्रॉपर्टी ये है कि ख़त अदम तरजीह ओरिजिन की तरफ कनकेव नहीं हो सकते, मब्दा की तरफ मौका नहीं हो सकते। इसमें भी यही है कि आपका जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है या मुख्ततम शरह इस्तबदाल है कि जैसे जैसे हम एप्पल की तादाद को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो उधर से बनाना जो है वो ज़्यादा मिलने चाहिए ये, या उसकी कम होती चल, जो MRS है वो कम होना चाहिए। लेकिन इस शेप में भी यही इशू है कि आपकी जो मुख्ततम शरह इस्तबदाल है वो कम होने की बजाय वो बढ़ती चली जा रही है। और लास्ट प्रॉपर्टी है ख़त अदम तरजीह की कि दो ख़त जो होते हैं ना ख़त अदम तरजीह, वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्रॉस नहीं करते हैं। ये देख सकते हैं आप, दो ग्राफ जो हैं आपस में कता कर रहे हैं। ये क्यों कता नहीं कर सकते, इसकी भी एक लॉजिक है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट ए बी और सी। पॉइंट ए और बी जो है वो एक ही ग्राफ पे हैं, इसी तरह पॉइंट ए और सी भी एक ही ग्राफ पे हैं। तो हम इस ग्राफ में ये देख सकते हैं कि सी पॉइंट जो है वो बी पॉइंट से बेटर है, क्योंकि सी पॉइंट में आपको ज़्यादा मिल रहा है बनाना बजाय बी पॉइंट के। बी पॉइंट पे आपको
बनाना जो है वो कम मिल रहे हैं, सी पॉइंट पे आपको बनाना ज़्यादा मिल रहे हैं। तो सी पॉइंट डेफिनेटली बी पॉइंट से ऊपर है और सी पॉइंट पे सारफ को ज़्यादा यूटिलिटी या ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सी इज़ बेटर दैन बी। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू सी, क्योंकि ए और सी एक बराबर हैं एक दूसरे के। तो जब हम और ए और बी भी एक दूसरे के इक्वल है, जब हम ये कहते हैं कि सी ग्रेटर दैन ए और ए ग्रेटर दैन बी, तो ये आपस में कंट्राडिक्ट हैं। तो लिहाजा दो खत जो है आपस में कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। और हायर इंडिफरेंस कर्व जितना ज़्यादा ऊपर चला जाता है या ख़त अदम तरजीह जितना ज़्यादा ऊपर होगा, उतना ही आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी सारफ की।